हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोग एप्लीकेशंस ऑफ द बायोस्टैटिक्स के डिस्कस करेंगे। जो जैव सांख्यिकी वगैरह है उसके जो अनुप्रयोग वगैरह हैं उन सभी के बारे में आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पैसेंस बना के वीडियो एंड तक देखना गाइस वगैरह। तो इसके अंदर पहले वाले वीडियोस वगैरह थे उसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोस्टैटिक्स के बारे में बात कर ली थी और उसके जस्ट बाद में हमने डिस्कस किया था कि जो स्कोप ऑफ द बायोस्टैटिक्स वगैरह। इसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर जो जैव सांख्यिकी वगैरह है उसके अनुप्रयोग क्या क्या है, किनके अंदर इसके जो प्रयोग वगैरह किए जा रहे हैं उन सभी के बारे में आज एक एक करके विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोस्टैटिक्स जैव सांख्यिकी के अनुप्रयोग वगैरह। तो ये हमारे जो यूनिट थर्ड वगैरह है और आप लोग का जो पेपर थर्ड वगैरह है तो उसकी जो यूनिट वगैरह है थर्ड उसके बारे में हम लोग विस्तृत से इसके अंदर जो एप्लीकेशंस वाला बायोस्टैटिक्स वाला पार्ट वगैरह है तो उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर जो एप्लीकेशंस वगैरह है तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसके अंदर प्लांट फॉर्मेशंस प्लांट फॉर्मेशंस वगैरह। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे योजना निर्माण वगैरह। क्या योजना निर्माण जिसको प्लांट फॉर्मेशंस वगैरह कहा जाता है, तो प्लांट फॉर्मेशंस वगैरह किस प्रकार से किया जाता है तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं देश की योजना निर्माण में जनगणना। इसके अंदर जैसे देश वगैरह है उसकी योजना वगैरह है, जैसे जनगणना वगैरह होती है 10 ईयर के अकॉर्डिंग ये जनगणना वगैरह की जाती है प्रति 10 ईयर वगैरह, यानी कि 10 ईयर्स वगैरह तो 10 ईयर्स वगैरह हो जाते हैं। उसके जस्ट बाद में 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग जनगणना वगैरह की जाती है। जनगणना के अंदर क्या किया जाता है, जैसे हम लोग हम हमारे खुद के ऊपर लेके देखें, जैसे हमारे जो परिवार वगैरह है फैमिली वगैरह है तो उसके अंदर कितने कैंडिडेट्स वगैरह है तो उनके बारे में पूरी डिटेल वगैरह होती है उसके अंदर की उनकी आय कितनी है, उनकी एज कितनी है और कौन कौन क्या क्या वर्क वगैरह करता है, कि कितनी ग्रेजुएशन वगैरह है, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन वगैरह की जाती है, फिलअप की जाती हैं। तो ये जनगणना वगैरह के द्वारा ही जैसे जन्म दर वगैरह या मृत्यु दर वगैरह डेथ रेट एंड इसके अंदर जो जन्म दर हो या फिर बाद में मृत्यु दर वगैरह हो उसका रेशियो वगैरह भी निकाला जाता है उसके अकॉर्डिंग वगैरह। तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं और या फिर बाद में जैसे उसी के अंदर क्या होता है जैसे लिंगानुपात वगैरह होता है तो वो भी इसके अंदर निकाला जा सकता है। तो ये स्टैटिकली जो मेथड्स वगैरह हैं ये यूज के अंदर लेके और फिर बाद में ये डाटाज वगैरह इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर प्लान फॉर्मेशन वगैरह योजना निर्माण वगैरह किस प्रकार से की जाती है, इसके अंदर देश की जो योजना वगैरह है तो उसके निर्माण के अंदर निर्माण हो या उसके अंदर जैसे जनगणना वाले पार्ट वगैरह की बात करें पॉपुलेशन के, इसके अंदर जो पॉपुलेशन सेंस वगैरह है तो उसके अंदर जनगणना वगैरह जो की जाती है तो उसके अंदर भी क्या होता है कि बायोस्टैटिक्स वगैरह होती है जैव सांख्यिकी उसका यूज होता है इसके अंदर जो 10 वर्ष पर की जाती है। कितने ईयर पर की जाती है, 10 वर्ष पर की जाती है। जैसे 10 ईयर हो गए उसके दोबारा 10 ईयर होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर दोबारा से की जाएगी। तो कि महत्वपूर्ण भूमिका वगैरह इसके अंदर निभाते हैं। और इसके बाद में हम बात करें हमारी जो राष्ट्रीय जनगणना वगैरह है तो उसमें नाम, परिवार के सदस्य, राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी वगैरह कौन सी है और उसका रीजन कौन सा, रीजनल रिलीजन वगैरह कौन सा है यानी कि धर्म कौन सा उसका, तो वो भी उसके अंदर मेंशन किया जाता है। आयु, जन्म स्थान वगैरह की कौन सा उसका जो जन्म स्थान वगैरह है वो, और इसके अंदर जो अपंगता वगैरह है, डिसेबिलिटी है तो वो भी इसके अंदर क्या की जाती है, मेंशन की जाती है। मातृभाषा यानी कि जो मदर टंग वगैरह है वो कौन सी है, मदर टंग वगैरह। एंड इसके अंदर क्या देखो इसके अंदर मातृभाषा का ये बात और ये यहाँ पे मदर टंग की कि काफी क्या होता है कि जैसे हमारे इंडिया वगैरह है तो इंडिया के कैंडिडेट्स वगैरह है, लेकिन जो फॉरेनर कैंडिडेट्स वगैरह काफी ऐसे कैंडिडेट्स वगैरह है जो इंडिया के अंदर आके बस गए और फिर बाद में यहीं पे अपना जीवन व्यापन करने लगे। तो इस वजह से क्या होती है जो मदर टंग वगैरह है, मातृभाषा वगैरह वो भी इसके अंदर मेंशन वगैरह की जाती है, क्योंकि अदर कंट्री के कैंडिडेट्स वगैरह वो ज्यादातर जो अपनी भाषा वगैरह है वहां की तो वो ही ज्यादा यूज के अंदर लेते हैं। और यहाँ पे की जो मातृभाषा है वो भी खैर बोलते हैं लेकिन कम यूज में लेते हैं, लेकिन उसकी जो खुद की जो मातृभाषा वगैरह है मदर टंग वगैरह वो ज्यादा यूज में ली जाती है। निर्भरता वगैरह, डिपेंडेंसी वगैरह, और इसके अंदर रोजगार वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, और जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि रोजगार क्या वर्क वगैरह करते हैं, कितनी आय वगैरह है उनकी, जैसे पर ईयरली देखी जाती है यानी कि प्रति वर्ष की उसकी जो पेमेंट रेशियो वगैरह है वो कितना है यानी कि आय वगैरह, एंड उसकी जो साक्षरता वगैरह है कितना पढ़ा हुआ है वो सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती है। एवं उसकी जो शिक्षा वगैरह है यानी कि लिटरेसी एंड एजुकेशन वगैरह वो भी इसके अंदर देखा जाएगा। एंड लिंग वगैरह यानी कि उसका मेल है या फीमेल वगैरह है वो भी सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। वैवाहिक स्थिति वगैरह इसके अंदर जो यानी कि वो मैरिड है या अनमैरिड वगैरह है वो भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है।
एंड इसके अंदर जो ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र वगैरह से है, यानी कि रूरल एरिया से है या फिर बाद में अर्बन एरियाज वगैरह है, इत्यादि संबंधित आंकड़े वगैरह एकत्रित किए जाते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें जैसे हमने बात की अभी, तो ये सारी चीजें इसके अंदर क्या करते हैं, जो जनगणना वगैरह की जाती है तो उसके अंदर जैसे प्लान फॉर्मेशंस वगैरह की बात हो रही है ना, कि योजना निर्माण वगैरह, जैसे देश वगैरह है तो उसकी योजना निर्माण वगैरह कर लेते हैं पहले से, और फिर बाद में उसका क्या करते हैं कि जैसे विकास वगैरह होता है तो उसके अंदर पहले से मेंशन जो डाटा वगैरह हैं उसी के अकॉर्डिंग जो भी चीजें वगैरह होती हैं जो काम में आने योग्य, तो वो क्या करवाई जाती है, बनाई जाती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, सुविधा वगैरह दी जाती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर किसके अंदर आएंगी, योजना निर्माण के अंदर आएंगी। फिर उसके जस्ट बाद में हम बात करें कि इन आंकड़ों की सहायता से जो भी डाटा वगैरह हमने जो भी लिए हैं ना अभी जस्ट पहले, तो उन आंकड़ों की सहायता से, यानी कि जो प्रति 10 वर्ष के अकॉर्डिंग लिए, तो उन आंकड़ों की सहायता से जन्म दर यानी कि नेटिलिटी एंड इसके अंदर जो मृत्यु दर वगैरह है, मोर्टेलिटी की गणना की जाती है, तथा लिंग अनुपात वगैरह, सेक्स रेशियो वगैरह, ग्रामीण एवं शहरी परिवारों का आकार, साइज एंड इसके अंदर रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स, जीविका प्रतिरूप, इसके अंदर जो लाइवहुड वगैरह है, एंड इसके अंदर जो पैटर्न लाइवहुड पैटर्न वगैरह है वो भी देखा जाता है, क्या जीवन प्रतिरूप वगैरह इसके अंदर लाइवली हुड वगैरह। एंड इसके अंदर जस्ट हम बात करें घनत्व वगैरह, डेंसिटी कितनी है, कि ऐसे मान लिया कि एक जैसे ग्रामीण क्षेत्र वगैरह है तो ग्रामीण क्षेत्र की किसी की क्या है कि काफी स्ट्रेंथ वगैरह यानी कि डेंसिटी काफी बड़ा है वो, और काफी के अंदर क्या होता है कि काफी छोटा भी होता है, तो उसकी पर्टिकुलर का रेशियो वगैरह निकाला जा सकता है। या फिर बाद में इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट का एरिया वगैरह कितने स्प्रेड वगैरह, कितनी घनत्व वगैरह उसकी डेंसिटी है, या फिर बाद में पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो इस प्रकार से क्या होता है कि जनगणना के अकॉर्डिंग ये रेशियो वगैरह निकाला जाता है। फिर उसके बाद में साक्षरता दर की हम बात करें, यानी कि लिटरेसी जो रेट वगैरह है, तो साक्षरता दर कितनी है कि पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग, ऐसा मान लो कि रेशियो वगैरह काफी के अंदर जैसे रूरल एरियाज वगैरह होते हैं, आजकल तो क्या है कि सभी जगहों पर सभी कैंडिडेट्स वगैरह पढ़ने लगे हैं, लेकिन क्या होता था कि पहले के टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग क्या होता था कि काफी कैंडिडेट्स वगैरह यानी कि पढ़ाए नहीं जाते थे, जैसे घरेलू काम वगैरह, वर्क वगैरह है, खेतों के अंदर होता है तो वो किया जाता था। लेकिन काफी एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहां पे क्या है कि जो साक्षरता दर वगैरह है तो वो भी क्या है इसके अंदर कम है। इसके बाद में हम बात करें अल्पसंख्यक जो स्थिति वगैरह है तो इसी के अंदर, तो वो भी क्या होता है, इसकी स्टेटस वगैरह जो लिया जाता है स्थिति वगैरह का इत्यादि का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें की भविष्यवाणी की जा सकती है, जिसके द्वारा क्या की जा सकती है कि भविष्यवाणी की जा सकती है इस टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग की इतनी सुविधा वगैरह। जैसे हम बात करें जस्ट रिसेंटली की कि इस टाइमिंग पीरियड के अंदर एक महामारी के रूप के अंदर कोरोना जो है तो पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे जो राजस्थान प्रदेश है या फिर बाद में पूरा इंडिया वगैरह है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि स्प्रेड वगैरह हो रहा है, काफी संख्या के अंदर डेथ रेट वगैरह हो रही है, यानी कि काफी संख्या के अंदर जो केसेस वगैरह तो आ ही रहे हैं, लेकिन काफी संख्या के अंदर मृत भी हो रहे हैं कैंडिडेट्स वगैरह। तो इस महामारी को देखते हुए जो रेशियो हम पिछले ईयर से ये रेशियो वगैरह है कि काफी संख्या के अंदर, लेकिन जो इस बार दोबारा से ये स्प्रेड वगैरह हुआ है, दूसरी लहर जिसको कह रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि काफी संख्या के अंदर हो रहा है स्प्रेड वगैरह, काफी संख्या के अंदर कैंडिडेट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो उसका क्या है कि पूर्व अनुमानित वगैरह जो वैक्सीनेशंस वगैरह करवाए जा रहे हैं, तो उसके द्वारा जैसे पहले तो क्या होता था जो 60 ईयर के जो अबव कैंडिडेट्स वगैरह हैं, बुजुर्ग कैंडिडेट्स वगैरह, तो उनको क्या किया जा रहा है, वैक्सीनेशंस वगैरह करवाई जा रही थी। लेकिन अब इस टाइमिंग पीरियड के अंदर क्या किया जा रहा है, जो न्यूली यंगर जो भी कैंडिडेट्स वगैरह उन सभी को क्या किया जा रहा है, वैक्सीनेशंस वगैरह करवाई जा रही है, वैक्सीन वगैरह लगाई जा रही है। तो और जो भी सुविधा वगैरह है जैसे वेंटिलेटर की हो, ऑक्सीजन वगैरह की हो, ये फिर बाद में मेडिसिन वगैरह की हो, तो वो रिक्वायरमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, पहले से अनुमानित जो प्लान वगैरह है उसी के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन हो या फिर बाद में जो भी चीजें मैंने डिस्कस की अभी, तो उन सभी के बारे में क्या किया जा रहा है कि डेवलप वगैरह करवाई जा रही है, उत्पादित करवाई जा रही है, या फिर बाद में जैसे बाहर से मंगवाना हो या फिर बाद में हमारे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करवाना हो, तो वो क्या हो रहा है, तेजी से गति से ये विकास का कार्य वगैरह चल रहा है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए क्या हो रहा है कि इन सभी चीजों का ध्यान में रखा जा रहा है, और पूर्व जैसे भविष्यवाणी वगैरह है वो की जा रही है कि इतने टाइमिंग पीरियड के अंदर, जैसे अभी जो मई का जो टाइमिंग पीरियड वगैरह है, जो मंथ वगैरह है, तो उसके अंदर इतनी काफी संख्या के अंदर, तो जैसे जून वगैरह है तो उसके लिए ऐसे बता रहे हैं और भी ज्यादा संख्या के अंदर केसेस वगैरह आ सकते हैं। तो ये क्या होता है कि पूर्व अनुमान वगैरह लगाया जा सकता है इन सभी चीजों का। और ये तो बात की हमने पर्टिकुलर जो ये जो महामारी वगैरह है उसके बारे में, लेकिन इसी तरीके से क्या होता है कि जो पर्टिकुलर 10 ईयर के अकॉर्डिंग जो भी ये रेशियो वगैरह प्राप्त किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, विकास का कार्य किया जाता है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। तो उसी के अनुसार जो जनता वगैरह होती है,
जो पीपल्स वगैरह होते हैं, लोग वगैरह, तो उनको क्या वो सुविधा वगैरह मिल सके। तो इसके बाद में ये योजना निर्माण वगैरह है, प्लान फॉर्मेशन वगैरह, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं यानी कि एग्रीकल्चर स्टेटिक्स वगैरह। एग्रीकल्चर जो स्टेटिक्स वगैरह है, कृषि सांख्यिकी वगैरह है। देखो कृषि सांख्यिकी के हम अंदर बात करें, जैसे कृषि वगैरह होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कितनी संख्या के अंदर प्रोड्यूस वगैरह करवाया जा रहा है पर्टिकुलर क्रॉप्स वगैरह, और कितनी संख्या के अंदर डिस्ट्रॉय वगैरह हो रही है, खराब वगैरह हो रही है, तो उन सभी का क्या किया जाता है, रेशियो वगैरह लिया जाता है। तो इसके अंदर जैसे हम बात करें, जैसे कृषि वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, तो कृषि के अंदर जैसे हम इसके अंदर हमारे देश की जो कृषि वगैरह है, कृषि सांख्यिकी एग्रीकल्चर जो स्टेटिक्स वगैरह है, सन 1861 से फसल भविष्यवाणी यानी कि क्रॉप, इसके अंदर जो फसल भविष्यवाणी वगैरह है, तो इसका क्या किया जा रहा था कि जिससे संबंधित वगैरह है, तो इसके अंदर जो एग्रीकल्चर स्टेटस वगैरह, स्टेटिक्स वगैरह सॉरी, तो कृषि सांख्यिकी के अंदर जो 1861 वगैरह है, तो उसके अंदर फसल भविष्यवाणी की जा रही थी कि इस प्रकार से इतना स्प्रेड वगैरह होगा, इतनी संख्या के अंदर प्रोड्यूस वगैरह करवाया जाएगा, और इतनी संख्या के अंदर उत्पादित वगैरह होगा, ये सारी चीजें फसल वगैरह, क्रॉप्स वगैरह। इसके बाद में हम बात करें कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत कृषि अर्थव्यवस्था यानी कि एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी वगैरह आती है, इसके अंदर क्या होता है, जो कृषि सांख्यिकी के अंदर कौन आता है, कृषि अर्थव्यवस्था। जो इकोनॉमिक वगैरह है, इकोनॉमिक लेवल के अकॉर्डिंग की ये डिक्रीज हो रहा है या फिर बाद में इकोनॉमी है जो इंक्रीज वगैरह हो रही है, तो इन सभी के बारे में भी क्या किया जाता है, पूर्व अनुमान वगैरह लगाया जा सकता है। और ये किसके अंदर आएगा, कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत वगैरह आएगा। स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे काफी एप्लीकेशंस वगैरह यूज वगैरह है। इसके बाद में हम बात करते हैं जिसमें भूमि उपयोग वगैरह, इसके अंदर जो भूमि उपयोग वगैरह है या फिर बाद में इसके अंदर उत्पादन वगैरह है। भूमि उपयोग के अंदर आप लोग लैंड यूटिलाइजेशंस वगैरह है या फिर बाद में उत्पादन, जिसको प्रोडक्शंस वगैरह करवाया जा रहा है, यानी कि कितनी संख्या के अंदर यूटिलाइज हो रहा है या फिर बाद में प्रोडक्शन कितनी संख्या के अंदर हो रहा है। या फिर बाद में हम बात करें फसल वगैरह, क्रॉप्स वगैरह, पशुधन, इसके अंदर लाइव स्टॉक, वन, फॉरेस्ट, एंड आप लोगों के भाव वगैरह, भाव कितनी की इसकी प्राइस वगैरह है, कितनी प्राइस के अकॉर्डिंग पिछली ईयर बिका था, इस प्राइस के अकॉर्डिंग, जैसे राइस वगैरह होते हैं या फिर बाद में व्हीट वगैरह होते हैं या अदर फसलें जो भी प्रकार की होती हैं, सरसों, गेहूं, जौ, चना, एवरीवन, रबी की फसल हो या फिर बाद में आप लोगों के खरीफ की फसल वगैरह हो, तो कितना उसका प्राइस वगैरह है, कितनी संख्या में उत्पादित करवाई जा रही है, कितनी संख्या के अंदर उसकी जैसे बाहर से डिमांड वगैरह कितनी है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर रेशियो वगैरह देखा जा सकता है। एंड इसके अंदर जो भूमि राजस्व वगैरह है और इत्यादि वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल वगैरह होते हैं। किसके अंदर शामिल होते हैं, आप लोग एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के अंदर शामिल वगैरह होते हैं। इसके बाद में हम बात करें, इसके अंदर उपरोक्त सभी गणितीय जो माप वगैरह है, प्रकृति यानी कि जो नेचर वगैरह है, तो पर क्या होता है, निर्भर करते हैं। एंड इसकी जो गणितीय मापों का विश्लेषण करते समय प्राकृतिक आपदाओं वगैरह, इसके अंदर जो आप लोग जो नेचुरल क्लाइमेट्स वगैरह है का भी इसके अंदर क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। जैसे हम बात करें कि काफी बार क्या होता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह हो जाता है अचानक से, यानी कि वर्षा ज्यादा हो जाती है, बाढ़ की स्थिति वगैरह बन जाती है, अच्छी फसल होती है, उसके बावजूद क्या होता है कि काफी संख्या के अंदर क्या हो जाता है, यानी कि जो वर्षा ऋतु का टाइमिंग पीरियड वगैरह हो या फिर बाद में कभी भी वर्षा वगैरह हो जाती है, जैसे वर्षा वाले क्षेत्र वगैरह है ना, वहां पे राइस वगैरह ज्यादा बोया जाता है। और अदर जो एरियाज वगैरह हैं, रूरल एरियाज वगैरह हो या फिर बाद में राजस्थान वगैरह हो, तो वहां पे क्या किया जाता है, जैसे गेहूं, जौ, चना वगैरह, इस तरीके से ये सारी चीजें, सरसों वगैरह तो ज्यादा बोई जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मान लो काफी ज्यादा, अभी तक तो खैर ऐसी कंडीशंस वगैरह नहीं बनी है, लेकिन काफी बार क्या होता है कि ज्यादा बारिश वगैरह होने से या फिर बाद में ओलावृष्टि होने से क्या हो जाता है, जो फसल वगैरह होती है, क्रॉप्स वगैरह, तो वो क्या हो जाती है, खराब वगैरह हो जाती है। और जैसे हम बात करें कि जो भी समुद्र के पास में जो भी एरियाज वगैरह हैं, वहां पे जो भी फसल वगैरह होती है, तो ज्यादा संख्या के अंदर, ज्यादा मात्रा के अंदर क्या हो जाता है कि ओलावृष्टि हो जाए या फिर बाद में ज्यादा मात्रा के अंदर क्या हो जाए, वर्षा वगैरह हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो फसल वगैरह है, क्रॉप्स वगैरह है, तो उससे प्रभाव वगैरह पड़ेगा। जैसे बाढ़ वगैरह की स्थिति होगी तो वो तो पूरा तहस नहस नष्ट वगैरह हो जाएगा ना। तो इस वजह से क्या है कि जो प्रोड्यूस वगैरह करवाई जा रही थी, तो वो तो प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ था, लेकिन हमारे पास में जो प्राप्त उत्पाद वगैरह है वो तो कम संख्या के अंदर ही हुआ ना, क्योंकि बाढ़ की स्थिति आई गई तो वो सारा डिस्ट्रॉय वगैरह, खराब वगैरह हो गया। तो इस वजह से क्या है कि पूर्व अनुमान वगैरह भी लगाया जा सकता है, और ये किसके अंदर आएगा, आप लोगों के कृषि सांख्यिकी के अंदर अंतर्गत आएगा। तो ये तो हम लोगों ने क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बात की किसके अंदर, कि आप लोगों की जो प्लान फॉर्मेशन वगैरह, योजना निर्माण वगैरह, फिर उसके बाद में जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, तो उसके अंदर हम लोगों ने जो एप्लीकेशंस ऑफ द बायोस्टैटिक, जैव सांख्यिकी अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट थर्ड है, उसके बारे में देखते हैं।
नेक्स्ट थर्ड हम इसके अंदर बात करते हैं लाइव स्टॉक स्टैटिक्स यानी कि पशुधन सांख्यिकी वगैरह। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके अंदर किस प्रकार से यानी कि इसका डिवाइडेशन वगैरह किया गया और इसके जो जैव सांख्यिकी के अंतर्गत जो अनुप्रयोग वगैरह है वो किस प्रकार से इसके अंदर वर्क रोल प्ले करता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पशुधन जो सांख्यिकी वगैरह है, तो इसके अंदर पशुधन एवं उनके उत्पादों से संबंधित सांख्यिकी भी महत्वपूर्ण है इसके अंदर। और पशुधन उत्पादों की 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो पशुधन उत्पाद वगैरह हैं उनको 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। 3 उत्पाद, इसके जो उत्पाद वगैरह हैं 3 वर्गों के अंदर, भागों के अंदर इसको विभक्त किया गया है। तो इसके अंदर फर्स्ट है इसके अंदर एडिबल लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स प्राइमरी, यानी कि इसके अंदर एडिबल लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स प्राइमरी, खाद्य पशुधन उत्पाद प्राथमिक। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे ये इसकी बात हो रही है खाद्य पशुधन उत्पाद प्राथमिक वगैरह की। प्राथमिक प्राइमरी वाली किस बात हो रही है, इसके अंदर है मिल्क वगैरह, एग्स वगैरह, मीट वगैरह और पोल्ट्री वगैरह। इसके अंदर आप लोगों के जैसे एग्स वगैरह यानी कि एग्स वगैरह के अंदर आप लोग के अंडे वगैरह जाएंगे, मिल्क दूध वगैरह, और मांस वगैरह मीट, एंड इसके अंदर मुर्गी वगैरह पोल्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ये किसकी बात हो गई, खाद्य पशुधन उत्पाद प्राथमिक के बारे में बात हो गई, एडिबल लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड प्राइमरी इसके अंदर। इसके बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग एडिबल लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स सेकेंडरी वगैरह। इसके अंदर जो खाद्य पशुधन उत्पाद वगैरह है द्वितीय वगैरह, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसके अंदर आप लोगों के घी वगैरह होता है, ठीक है, तो घी वगैरह आता है, इसके अंदर मक्खन वगैरह बटर वगैरह आता है, दही वगैरह कर्ड वगैरह और क्रीम वगैरह इटीसी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, खाद्य पशुधन उत्पाद द्वितीय के अंतर्गत आएंगी। ये इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के तृतीय यानी कि जो थर्ड इसका डिवाइडेशन वगैरह 3 भागों के अंदर बांट रखा है ना। फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर उसके बाद में थर्ड वगैरह। इसके अंदर नॉन एडिबल लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, अखाद्य पशुधन उत्पाद वगैरह, ये तो खाद्य पशुधन उत्पाद वगैरह थी। अब बात होती है अखाद्य पशुधन उत्पाद कौन हो सकते हैं, इसके अंदर जैसे हम बात करें हेयर्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर बाद में उसकी जो बॉडी की स्किन्स वगैरह हो सकती है, या उसके जो काफी प्रकार के जो टीथ वगैरह होते हैं, दांत वगैरह, जैसे हाथी का दांत वगैरह होता है, या फिर बाद में जो हॉर्न्स होते हैं जिसको सींग वगैरह कहा जाता है। तो ये सारी चीजें, या फिर बाद में उसकी जो डंग वगैरह होता है, जैसे हम बात करें गोबर वगैरह होता है, काऊ वगैरह, काऊ डंग वगैरह होता है, या बफेलोज वगैरह का, या एवरीवन जो भी एनिमल्स वगैरह है उनके जो डंग वगैरह गोबर वगैरह होता है। या फिर बाद में इसके अंदर जो वो वर्मी कंपोस्ट वगैरह होता है, खाद वगैरह, तो उसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद में फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो इसके अंदर आप लोगों के नॉन एडिबल लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स यानी कि खाद्य पशुधन उत्पाद वगैरह, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखते हैं। ऊन वगैरह यानी कि वुल्स वगैरह, जैसे आप लोगों को पता है कि पोल्ट्री कीपिंग वगैरह होती है, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जैसे भेड़ वगैरह होती है तो वुल प्रोडक्शन वगैरह भी करवाए जाते हैं, भेड़ वगैरह को पाला वगैरह जाता है, काफी लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट वगैरह करवाया जाता है उनका, तो पाला जाता है। तो उससे क्या प्राप्त होती है, वुल वगैरह प्राप्त होती है, ऊन वगैरह जिसको कहते हैं, और खाले वगैरह स्किन्स वगैरह होती है। काफी जैसे मृत वगैरह हो जाते हैं जैसे एनिमल्स वगैरह, तो उनकी क्या करते हैं, स्किन्स वगैरह को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट आउट कर लिया जाता है। और जो इंडस्ट्रियल लेवल वगैरह जैसे लेदर इंडस्ट्री वगैरह, तो उनके अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, यूज के अंदर लिया जाता है। फिर बाद में इसके अंदर जो फर वगैरह है, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रोग के अंदर ही होते हैं ये। और इसके बाद में बाल वगैरह, हेयर्स वगैरह भी है, और इसके अंतर्गत जो आप लोगों के ब्लड्स वगैरह होते हैं तो वो भी यूज में लिए जाते हैं। एंड इसके अंदर जो आप लोगों के हाथी दांत वगैरह है, इसके अंदर जो हाथी दांत वगैरह होते हैं तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगी, और अस्थियां वगैरह, बोन्स वगैरह, और सींग्स जिसको हॉर्न्स वगैरह कहते हैं। एंड इसके अंदर आएगा आप लोगों के गोबर यानी कि जिसको डंग वगैरह कहा जाता है, और इसके अंदर खाद वगैरह, फर्टिलाइजर्स ईटीसी वगैरह इसके अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, अखाद्य पशुधन उत्पाद के अंतर्गत आती है। तो ये बात हो गई हमारे लाइव स्टॉक स्टैटिक्स यानी कि पशुधन सांख्यिकी वगैरह। तो इसके अंतर्गत इसको 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है उत्पाद के अकॉर्डिंग। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, एंड इसके अंतर्गत आप लोग नॉन एडिबल लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर जो फिशरी स्टैटिक्स को कहा जाता है मत्स्य की सांख्यिकी वगैरह। जो मत्स्य की जो सांख्यिकी वगैरह है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी इसके अंतर्गत, और इसका जो हमारे स्टैटिक्स वगैरह है उसके अंदर क्या अनुप्रयोग वगैरह है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो मत्स्य वगैरह है उसके मछली पालन वगैरह, फिशरी कीपिंग वगैरह होती है,
तो उसके अंतर्गत मत्स्य की सांख्यिकी में हमें कुल मत्स्य की उत्पाद वगैरह समुद्री एवं अलवणीय दोनों प्रकार के, देखो क्या इसके अंदर क्या आता है कि जैसे समुद्री सीज वगैरह होते हैं, सी समुद्र वगैरह, तो उसके अंदर मेराइन सिस्टम वगैरह के अंतर्गत क्या होती है कि जैसे मछली वगैरह होती है उत्पादित वगैरह, या फिर बाद में हम बात करेंगे जैसे फ्रेश सिस्टम वगैरह होता है, जैसे आर्टिफिशियली मैन मेड वगैरह होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर बना दी जाती है, कैरिया नुमा संरचना वगैरह, इस तरीके से कैरिया वगैरह बनाई जाती है, पॉन्ड्स वगैरह। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जिस तरीके से इसके अंदर क्या होता है, जो एग्स वगैरह यहाँ के इस पे डाले जाते हैं और फिर बाद में एक हैच आउट होने के बाद में इसको सेपरेट वगैरह कर लिया जाता है। जो न्यूली डेवलप्ड जो क्या करती फिश वगैरह होती है, फिशेज वगैरह, तो इसको क्या कर दिया जाता है, नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर सेपरेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में किसके अंतर्गत, यानी कि इसको क्या करते हैं, दोबारा से दूसरे जो पॉन्ड्स वगैरह, जैसे जैसे इसकी जो साइज वगैरह बढ़ती जाती है, तो उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, दूसरे पॉन्ड के अंदर भेज दिया जाता है, और यहाँ पे इसको फूड न्यूट्रिशंस वगैरह उसी के अकॉर्डिंग इसको फूड न्यूट्रिशंस वगैरह डाला जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है कि इसका ट्रांसफर वगैरह चलता रहता है, और फिर लास्ट के अंदर इसको क्या कर लिया जाता है, जैसे लार्ज वगैरह साइज वगैरह की हो जाती है। ये किसकी बात हो रही है, आर्टिफिशियली की जो फिशरी कीपिंग वगैरह होती है, तो उसकी बात हो रही है किसकी अंतर्गत, आप लोग जो अलवणीय जो सिस्टम वगैरह है उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से फिर बाद में दोबारा से इसको सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग इसको पाला जाता है। ये बात होगी किसकी, आप लोग समुद्र एवं अवलवणीय दोनों प्रकार के जो वाटर सिस्टम वगैरह होता है, तो उसके अंदर जो मत्स्य की सांख्यिकी वगैरह है, तो उसके अंतर्गत बात होगी। इसके अंदर डाटा वगैरह लिया जाता है, कितनी संख्या के अंदर प्रोड्यूस वगैरह हो रही है, या फिर बाद में कितनी संख्या के अंदर किसी कारणवश या डेथ वगैरह हो रही है उनकी, तो वो उन चीजों के बारे में इसके अंदर क्या होता है, स्टैटिकली डाटा वगैरह लिए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें इसके अंदर दोनों आगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, एंड इसके द्वारा मत्स्य की उपोत्पाद वगैरह, यानी कि जो फिश बाय प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, फिश बाय प्रोडक्ट्स के रूप के अंदर जैसे फिश वगैरह होती है ना, तो उसकी क्या होती है, जैसे स्किन्स वाला, सॉरी हम बात करते हैं यानी कि नॉर्मली डायग्राम बना के इसकी जो इसी के अंतर्गत जैसे फिश बाय प्रोडक्ट्स के रूप के अंदर क्या होता है, इसका यूज वगैरह होता है। जैसे फिश वगैरह होती है तो उसकी जो स्किन्स वगैरह होती है ना, तो उसकी जो लास्ट वाला जो फिन वाला पार्ट वगैरह होता है, तो उसको क्या करते हैं, ये कट कर लेते हैं और फिर बाद में उसकी बाय प्रोडक्ट्स के रूप के अंदर उसको यूज में लिया जाता है, ये पाउडरी फॉर्म के अंदर। तो इस प्रकार से जैसे फिश वगैरह है ये फिश फिश टाइप लाइक स्ट्रक्चर वगैरह बना दी है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये क्या होती है, फिश वगैरह होती है, तो इसको क्या कर लिया जाता है, एज ए यूज के अंदर जो ये सेपरेट कर लिया जाता है, जो इसका पीछे वाला पार्ट वगैरह होता है उसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और फिर एज ए पाउडरी फॉर्म के अंदर इसको बाय प्रोडक्ट्स के रूप के अंदर क्या होता है, यूज में लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, डिस्कस वगैरह करते हैं इसके अंदर, फिश बाय प्रोडक्ट्स के रूप के अंदर हो गया। फिर इसी के अंदर आप लोगों के है, इसी के अंदर के विशेष प्रकार के जो मत्स्य तेल वगैरह होते हैं, फिश ऑयल्स वगैरह होते हैं, फिश वगैरह होती है ना, उससे क्या प्राप्त किया जाता है, फिश ऑयल्स वगैरह प्राप्त किया जाता है, की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसके माध्यम से, आप लोग के जो मत्स्य की सांख्यिकी वगैरह है, तो उसके माध्यम से आप लोग स्ट्रेटेजिकली जो भी डाटा वगैरह है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका एनालिसिस करके और उसका निष्कर्ष वगैरह के इंटरप्रिटेशंस वगैरह कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम फिफ्थ देखते हैं, इसके अंदर फॉरेस्ट स्टैटिक्स यानी कि वन सांख्यिकी जिसको कहा जाता है, जैसे फॉरेस्ट वगैरह होता है, जंगल वगैरह, तो उसके अंदर जैसे फ्लोरा एंड फोना वगैरह सारी चीजें उसके अंदर ली जाती है, क्योंकि जंगल वगैरह होता है फॉरेस्ट वगैरह, उसके अंदर जैसे फ्लोरा वगैरह आप लोगों के जो प्लांट्स वगैरह हैं, या फोना वगैरह आप लोग जो अभी एनिमल्स वगैरह वहां पे जो भी रह रहे हैं कैंडिडेट्स वगैरह, तो उन सभी का डाटा वगैरह हम लोग कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। मेनली तो उसके अंदर क्या अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे ये फॉरेस्ट वगैरह की वन सांख्यिकी की बात करें, तो उसके अंतर्गत जो भी चीजें वहां पे फॉरेस्ट के अंदर जैसे भी प्लांट्स वगैरह हैं, तो उन सभी का क्या कर लिया जाएगा, रेशियो वगैरह ले लिया जाएगा कि कितने प्लांट्स वगैरह इस टाइमिंग पीरियड के अंदर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि कितने लार्ज स्केल पे उनका डेवलपमेंट वगैरह हुआ है, और कौन सी स्पीसीज वगैरह है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, या फिर बाद में इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह बन रही है, तो वो सारी चीजें वहां पे डाटा वगैरह कैलकुलेट वगैरह कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत देखते हैं हम लोग वन सांख्यिकी, वन जो अर्थव्यवस्था वगैरह है, फॉरेस्ट इकोनॉमी वगैरह, अर्थव्यवस्था वगैरह, यानी कि जो उसकी इकोनॉमी वगैरह लेवल है वो घट रही है या बढ़ रही है, वो सारी चीजें उसके अंतर्गत देखी जाएंगी, चाहे संबंधित होती है।
जिनमें वन उत्पाद एवं उपोत्पाद सम्मिलित होते हैं, यानी कि बाई प्रोडक्ट्स जो उसके प्रोडक्ट्स हैं या फिर बाद में जो बाई प्रोडक्ट्स के रूप के अंदर होते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। वन सांख्यिकी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यानी कि जो फ्लोरा वगैरह और वन्य प्राणी वगैरह, वाइल्ड लाइफ और फोना जिसको कहा जाता है, से संबंधित आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं, जिनके द्वारा वनों की वर्तमान स्थिति, पौधों एवं प्राणियों की वर्तमान जातियों यानी कि जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज वगैरह है उसके लिए विलुप्त हो रही जातियों, एक्सटिंक्ट इसके अंदर जो विलुप्त हो रही जो भी जातीय स्पीसीज वगैरह है, एक्सटिंक्टिंग जो स्पीसीज वगैरह है एवं विलुप्त जातियां एक्सटिंक्ट स्पीसीज का निर्धारण किया जाता है। या तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो एक्सटिंक्ट हो रही है प्रजातियां वगैरह उनको क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट वगैरह करेंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि फॉरेस्ट वगैरह है तो प्लांट्स वगैरह का रेशियो वगैरह तो लेंगे इसके अंतर्गत, लेकिन जो भी एनिमल्स वगैरह यहाँ पे रह रहे हैं ना, जो भी कैंडिडेट्स वगैरह उस फॉरेस्ट जंगल के अंदर रह रहे हैं, उन सभी का भी क्या लिया जाएगा, डाटा वगैरह कैलकुलेट करेंगे। और आप लोग जो भी स्पीसीज वगैरह एक्सटिंक्ट हो रही है, चाहे से वो फ्लोरा की हो चाहे से फोना वगैरह की हो, तो वो उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, डाटा वगैरह कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में कलेक्शन करेंगे डाटा वगैरह का, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद में उसका क्या किया जाएगा, प्रेजेंटेशंस करेंगे, फिर बाद में एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशंस वगैरह, निष्कर्ष वगैरह निकालेंगे कि इतने संख्या के अंदर जो स्पीसीज वगैरह है, ये वाली स्पीसीज है ना, ये एक्सटिंक्ट हो रही है और इसको क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर प्रोड्यूस करवा जाए और इसको बचाया जाए। तो वो सारी चीजें उसके अंतर्गत क्या की जाती है, मद्देनजर रखी जाती हैं, जो डाटा वगैरह कैलकुलेट करते हैं उसके अंतर्गत। तो ये वाली बात हो गई फिफ्थ वाली की। आप लोगों की जो फॉरेस्ट स्टैटिक्स वाला पार्ट वगैरह है, वन सांख्यिकी जिसको कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत जो आप लोगों के फॉरेस्ट इकोनॉमी वगैरह है, तो उसके ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो फ्लोरा वाला पार्ट वगैरह या फोना वगैरह, तो इन सभी चीजों को, स्पीसीज वगैरह को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम लोग, इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम लोग फिफ्थ के बाद में आप लोग सिक्स के इसके अंदर देखेंगे डिसेबिलिटी इन रिसर्च वगैरह, अनुसंधान में वांछनीयता, यानी कि अनुसंधान वगैरह क्षेत्र वगैरह है, रिसर्च वगैरह, उसके अंदर जो आप लोग के स्टैटिकली जो मेथड्स वगैरह है उसका किस प्रकार से अनुप्रयोग वगैरह है, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक करके इसके अंदर देखते हैं। जो आप लोग के जो आधुनिक सांख्यिकी वगैरह है, विधियों एवं आंकड़ों का अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग वगैरह बढ़ रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैथमेटिकली जो भी डाटा वगैरह लिए जाते हैं रिसर्च वगैरह के अकॉर्डिंग की कितने डाटा वगैरह आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टैटिक्स वगैरह है उसका काफी अच्छा यूज है इसके अंदर। विभिन्न मुद्रा वगैरह इसके अंदर, जो इसके अंदर मुद्रा नहीं सॉरी मृदा वगैरह है, सोइल्स वगैरह, यानी कि विभिन्न मृदा वगैरह, मृदाओं, एंड इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के उर्वरक वगैरह है, फर्टिलाइजर्स वगैरह की कितने डेवलपमेंट वगैरह करवा रही है, फर्टिलाइजर्स वगैरह कितना अच्छा यूज वगैरह है, तो उन सभी का डाटा वगैरह के अंतर्गत आएगा, अनुसंधान के वांछनीयता के अंतर्गत। आप लोगों को डिसेबिलिटी इन रिसर्च वगैरह के अंतर्गत आप लोगों की जो अनुप्रयोग वगैरह है जैव सांख्यिकी के, वो चीजें आती है। तो आप लोगों की जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है उसके उपयोग से प्राप्त उत्पाद वगैरह के जो अनुप्रयोग वगैरह है आप लोगों के, या फिर बाद में विभिन्न पर्यावरण वगैरह, एनवायरमेंट वगैरह, या विभिन्न इसके अंदर जो भोज्य पदार्थ वगैरह है उन पर आधारित जो जंतु वगैरह है उनकी वृद्धि से संबंधित जो अनुप्रयोग वगैरह है, वो जैव सांख्यिकी विधियों द्वारा इसके अंदर अभिकल्पित वगैरह एवं विश्लेषित एनालिसिस इसके अंदर क्या होता है, एनालिसिस वगैरह करेंगे, विश्लेषित वगैरह या फिर बाद में किए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो क्या होता है कि जैसे काफी प्रकार की इसके अंदर, जैसे जैसे माना कि सोइल्स वगैरह, तो सोइल्स के अंदर रिसर्च वगैरह करेंगे कि जैसे काफी अच्छी मात्रा के अंदर जो भी उर्वरक वगैरह डाले जा रहे हैं, तो कितना डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है उन जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है, तो जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है उस उर्वरकता वगैरह जो सोइल्स वगैरह उसकी बढ़ा रहे हैं, तो प्लांट वगैरह डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, क्रॉप्स वगैरह का। फिर उसके जो डिपेंडेंट वगैरह है कौन, जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह हो, या फिर बाद में जैसे उपभोक्ता वगैरह जिसको कहा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो भी उपभोक्ता वगैरह होता है, तो जो कंज्यूमर्स वगैरह जिसको कहा जाता है, तो वो क्या होता है कि उनका भी जो रेशियो वगैरह है, तो वो भी इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भोज्य पदार्थ वगैरह है, जो आधारित वगैरह जो भी जंतु वगैरह है उनका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितनी संख्या के अंदर उनका स्प्रेड वगैरह हो रहा है, पर्टिकुलर एज जो न्यूट्रिशन के रूप के अंदर वो जो भी भोज्य पदार्थ वगैरह ले रहे हैं, या फिर बाद में कम संख्या के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ वगैरह ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या है कि एक्सटिंक्टता के आधार पर चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो भोज्य पदार्थ वगैरह वही नहीं मिल पाएंगे, तो वो डिपेंडेंट किस तरीके से रहेंगे। तो वो सारी चीजें जो डाटा वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं उसके ऊपर, जो डाटा वगैरह है उन सभी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नई औषधियां वगैरह, जो भी न्यू मेडिसिन वगैरह डेवलपमेंट वगैरह करवाई जा रही है, एवं उनके इलाज की जो विभिन्न विधियों वगैरह है उसकी क्षमता वगैरह, एफिशिएंसी कितनी है उसकी, उसके परीक्षण
क्षेत्र वगैरह के अंतर्गत जैव सांख्यिकी विधियों का प्रयोग वगैरह किया जा रहा है। जैसे मेडिसिन वगैरह की बात करें, इस टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जैसे आप लोगों को पता है कि काफी केसेस के आ रहे हैं, कोरोना केसेस वगैरह, उसकी वैक्सीनेशन वगैरह करवाई जा रही है। और वैक्सीन वगैरह हमारे यहाँ पे जो इंडिया वगैरह है उसके अंदर कोविड-19 की जो भी वैक्सीन वगैरह डेवलपमेंट वगैरह करवाए जा रहे हैं, एंड जो बाहर से स्पुतनिक वगैरह जैसे जो वैक्सीन वगैरह बाहर से मंगवाई जा रही है या फिर बाद में अदर कंट्रीज वगैरह है वहां से जो भी वैक्सीन वगैरह मंगवाई जा रही है, और उसका पर्टिकुलर डाटा वगैरह लिया जा रहा है कि कितने कैंडिडेट्स वगैरह को अच्छी तरीके से इम्यूनिटी वगैरह डेवलपमेंट वगैरह करवाई जा रही है। पहले ट्रायल वगैरह होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्या होती है वैक्सीनेशन वगैरह करवाई जाता है, मार्केट के अंदर आती है। कोई भी मेडिसिन वगैरह ड्रग्स वगैरह हो, सारी चीजों को क्या होता है पहले एक्सपेरिमेंट वगैरह होती है, रिसर्च होती है उन पे अच्छे से, और फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये डेवलपमेंट वगैरह करवा के और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करवाई जाती है, मार्केट्स के अंदर मार्केट से अंदर सेल की जाती है, बेची जाती है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? आप लोगों के अनुसंधान के वांछनीयता के अंतर्गत, आप लोगों की जो बायोस्टैटिक्स के अंदर जो भी एप्लीकेशंस वगैरह है इसके, तो वो आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर देखते हैं डेवलपमेंट एंड ऑफ बायोलॉजी थ्योरीज वगैरह, जो डेवलपमेंटल जो बायोलॉजिकल जो थ्योरीज वगैरह है, तो उसके अंतर्गत जैविक जो सिद्धांत वगैरह है उसका विकास वगैरह, जो जैविक सिद्धांत वगैरह है उसका विकास किस प्रकार से इसके अंदर जो बायोस्टैटिक्स वगैरह उसके अंदर यूज वगैरह हो रहा है। जैविक सिद्धांत के विकास जैव सांख्यिकीय विधियों के साथ गहरा संबंध वगैरह है। अब देखो डेवलपमेंटल जो बायोलॉजी वगैरह है तो वो उसका संबंध किस प्रकार से, देखो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वगैरह है तो उसके अंतर्गत क्या चीजें देखी जाती है। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वगैरह है तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो वगैरह भ्रूण वगैरह होता है तो उसका डेवलपमेंट वगैरह देखा जाता है उसके अंतर्गत। तो जो डेवलपमेंट वगैरह है तो डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे न्यूली डेवलप्ड जो भी एम्ब्रियो वगैरह है तो उसका डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे विकास वगैरह होता है, उसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें डाटा वगैरह क्या होते हैं कि रेशियो वगैरह देखा जाता है। जैसे न्यूली बेबी वगैरह होता है तो वो क्या होता है कि उसका क्या होता है कि स्टार्टिंग पीरियड के अंतर्गत उस सभी की जैसे 1 मंथ का होता है तो वो उस टाइमिंग पीरियड के अंदर जांच वगैरह करवाई जाती है, या फिर बाद में जैसे दोबारा से उसका जैसे 2 मंथ वगैरह 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग इसका सोनोग्राफी वगैरह करवाई जाती है। तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगी? आप लोग जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वगैरह है उसके अंतर्गत आएगी, और उसका रेशियो वगैरह स्टैटिकली मेथड के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा कि ये ठीक है रेशियो वगैरह, ब्लड रेट वगैरह किस तरीके से, यानी कि ऑक्सीजन की जो आप लोगों के अंदर रिक्वायरमेंट वगैरह है तो वो किस प्रकार से इसका रेशियो वगैरह है, या फिर बाद में जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह की काउंटिंग वगैरह, हीमोग्लोबिन के काउंटिंग वगैरह, आप लोगों के जो बॉडी के अंदर जो मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होने चाहिए, तो उन सभी चीजों का डाटा वगैरह किसके अंतर्गत आएगा? आप लोगों के जो बायोस्टैटिक्स वगैरह है इसका प्रयोग करके और फिर बाद में डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर यूज वगैरह करवा सकते हैं। तो ये हो गए आप लोगों के जो बायोस्टैटिक्स के एप्लीकेशंस वगैरह थे, एप्लीकेशंस ऑफ बायोस्टैटिक जैव सांख्यिकी के जो अनुप्रयोग वगैरह थे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आप लोगों की जो स्टैटिकली जो मेथड्स वगैरह है उन सभी का यूज करके, जैसे लाइन डायग्राम हो, हिस्टोग्राम वगैरह हो, पॉलीगॉन वगैरह हो या पाई चार्ट वगैरह हो, तो उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के इतना ही गाइस वगैरह। तो सो थैंक यू सो मच एवरीवन।